नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद महेंद्रू पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने पिछली कक्षाओं में अध्याय 3 में परमाणु एवं अणु इस अध्याय पर चर्चा किया। अब बारी है इस अध्याय के अंत में दिए गए अभ्यास प्रश्न और उनके उत्तर को जानने के बारी है। आइए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से अभ्यास प्रश्न एक एक करके दिए गए हैं, जो आपकी समझ के लिए दिए गए हैं। मैं इसमें आपकी सहायता करता हूं, आप भी मेरे साथ साथ इसे बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न जो आपके अभ्यास में दिया गया है, इस प्रश्न को मैंने लिख दिया है। यह प्रश्न आपके पुस्तक में भी है। यहाँ पर देखेंगे, पूछा जा रहा है कि 0.24 ग्राम ऑक्सीजन एवं बोरॉन युक्त यौगिक के नमूने में विश्लेषण से यह पाया गया कि उसमें 0.096 ग्राम बोरॉन एवं 0.144 ग्राम ऑक्सीजन है। उस यौगिक के प्रतिशत संगठन का भारात्मक रूप में परिकलन कीजिए। बच्चों, ये क्वेश्चन ऐसे है कि ये पूछ रहा है कि एक सैंपल दिया गया है जिसमें आपको मात्रा दी गई है अलग अलग ऑक्सीजन की और बोरॉन की कितनी प्रतिशत मात्रा है, यह पता करना है। तो यह सिंपल प्रतिशत का सवाल है। जैसे हम लोग और भी प्रतिशत वाले प्रश्नों को हल करते हैं, उसी प्रकार से इस प्रश्न को भी हम हल करेंगे। प्रतिशत में यहाँ पर देखेंगे कि यौगिक का द्रव्यमान 0.24 ग्राम दिया गया है और यह यौगिक जो है ऑक्सीजन और बोरॉन दो अलग अलग तत्वों से मिलकर बना है। बोरॉन का भी कुल द्रव्यमान दिया गया है प्रश्न में 0.096 ग्राम और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 0.144 ग्राम दिया गया है। अब इस यौगिक में अगर हम बोरॉन का प्रतिशत संगठन भारात्मक रूप में ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमें लिखना होगा बोरॉन का द्रव्यमान कुल कितना है और उसे भाग दे देंगे यौगिक के कुल द्रव्यमान से। तो यहाँ पर देखिए, हमने भाग दिया 0.096 जो कि बोरॉन का द्रव्यमान है, उसे भाग कर दिया 0.24 जो यौगिक का द्रव्यमान है और उसे गुना कर दिया 100 से। क्यों 100 से गुना किया? क्योंकि हमें प्रतिशत में निकालना है। तो गुना करने के बाद यह 40% आ गया, अर्थात इस दिए गए यौगिक में बोरॉन का प्रतिशत 40 है। बच्चों, आप ऑक्सीजन का प्रतिशत संगठन भारात्मक रूप में भी इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन की दी गई मात्रा 0.144 ग्राम है, उसे भाग दे देना है यौगिक के कुल द्रव्यमान यानी कि 0.24 ग्राम से और पुनः 100 से गुना करना है। इस प्रकार से जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप पाएंगे 60% आ रहा है, अर्थात दिए गए यौगिक में ऑक्सीजन का प्रतिशत 60% है। तो यह एक बिल्कुल आसान सवाल था। सिर्फ शब्दों में से लिख के आपको उलझाने की कोशिश की गई थी, जबकि यह बिल्कुल आसान सवाल था प्रतिशत निकालने का। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या कर रहा है। इसमें बताया गया है, मैं एक क्वेश्चन पढ़ता हूँ फिर उसे आपको समझाता हूँ आसान शब्दों में। 3.0 ग्राम कार्बन 8.00 ग्राम ऑक्सीजन में जलकर 11.00 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित करता है। जब 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा? आपका उत्तर रासायनिक संयोजन के किस नियम पर आधारित होगा? यहाँ पूछा जा रहा है कि 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन में जब जलाते हैं तो 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो बच्चों, यहाँ क्वेश्चन देखने से ही पता चल रहा है 3 ग्राम और 8 ग्राम मिलकर 11 ग्राम हो रहे हैं, यानी कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और यहाँ पर जितना कार्बन का मात्रा था, जितना ऑक्सीजन का मात्रा था, संयोग करने के बाद जो हमें
उत्पाद मिला उसकी मात्रा भी अभिकारकों के मात्रा के बराबर है। अर्थात आपको कुछ कुछ इससे सहायता मिल रही होगी कि यह किस रासायनिक संयोजन के नियम को प्रदर्शित कर रहा है। आइए इसका उत्तर देखते हैं कि 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। अब यदि 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया जाता, यानी कि कार्बन की मात्रा वही है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दी गई, तो भी 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ ही अभिक्रिया करके 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाएगा। और 50 ग्राम अगर हम ऑक्सीजन लिए हैं तो उसमें से केवल 8 ग्राम ऑक्सीजन ही यूज होगा और 42 ग्राम ऑक्सीजन बचा रह जाएगा। अतः यह उत्तर जो है रासायनिक संयोजन के स्थिर अनुपात के नियम पर आधारित है। अस्थिर अनुपात का नियम कहता है कि अगर किसी भी अलग अलग स्रोत से यौगिकों को लिया जाए, देखा जाए, तो उनका संगठन जो है, उनका अनुपात स्थिर रहता है। जैसे जल को अगर किसी भी स्रोत से लिया जाए, तालाब से लिया जाए, कुआं से लिया जाए, नदी से या कहीं और भी अन्य स्रोत से लिया जाए, तो जल में H2O यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो है वो हमेशा स्थिर रहेगा। यानी कि उस पर्टिकुलर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो संयोग करने का अनुपात है, कितने परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणु ऑक्सीजन के साथ संयोग करेंगे, यह एक निश्चित है। इसलिए उनका अनुपात स्थिर रहेगा और यह स्थिर अनुपात का नियम को प्रदर्शित करता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं? उदाहरण दीजिए। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बहुपरमाणुक यानी कि वैसे आयन जिसमें एक से अधिक परमाणुओं की संख्या हो, यानी कि अलग अलग प्रकार के परमाणु आपस में मिलके अणु का निर्माण करते हैं। और वो अणु 2 प्रकार से हो सकते हैं। अगर उनमें आवेश की मात्रा हो, आवेश अर्थात धनात्मक आवेश या ऋणात्मक आवेश हो, तो वह आयन कहलाएंगे। और यदि परमाणु आपस में संयोग करके आवेश की मात्रा उन पर 0 हो जाती है, तो वह उदासीन अणु हो जाएंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है आपसे, बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं? तो परमाणुओं के समूह जिस पर नेट आवेश विद्यमान हो, यानी कि उस पर कुछ न कुछ आवेश अवश्य हो, यह आवेश 0 ना हो। आवेश या तो ऋणात्मक में हो या धनात्मक में हो, परंतु उन पर आवेश होना अनिवार्य है। तो परमाणुओं के वैसे समूह जिन पर कुछ आवेश विद्यमान होते हैं, उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर एक लिस्ट दिया गया है, यह लिस्ट आपके किताब में भी है। अमोनियम आयन NH4, यहाँ पर नाइट्रोजन के 1 परमाणु हाइड्रोजन के 4 परमाणु के साथ मिल रहा है, और साथ ही साथ इस पर कुल आवेश जो है वह +1 है। उसी तरीके से हाइड्रोक्साइड आयन है, नाइट्रेट आयन है, हाइड्रोजन कार्बोनेट हैं, सल्फाइड, सल्फेट, फॉस्फेट, इस प्रकार से यह सब बहुपरमाणुक आयन है। इस लिस्ट में ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर किसी परमाणुओं के समूह पर यानी बहुपरमाणु पर धनात्मक आवेश है और किन्हीं पर ऋणात्मक आवेश है। अतः ये आयन जो है बहुपरमाणुक आयन 2 प्रकार के हो गए। वैसे बहुपरमाणुक आयन जिन पर धनात्मक आवेश है उनको धनात्मक आयन कहेंगे, और जिन पर ऋणात्मक आवेश है उसको ऋणात्मक आयन कहेंगे। तो आप देखते हैं कि अमोनियम आयन एक धनात्मक बहुपरमाणुक आयन है। वहीं अगर हम देखते हैं सल्फेट, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, नाइट्रेट,
इन पर ऋणात्मक आवेश है, अर्थात ये ऋणात्मक ऋणायन है। ये बहुपरमाणुक आयन तो हैं ही, साथ साथ ये ऋणायन है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। बच्चों, आपको रासायनिक सूत्र लिखना मैंने पहले भी बताया है और एक आसान से गतिविधि के द्वारा हम इन सारे यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिख सकते हैं। आइए बच्चों, हम लोग एक गतिविधि करते हैं। उस गतिविधि के माध्यम से आप देखेंगे कि कितने आसानी से आप इन सब दिए गए यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिख पाते हैं। बच्चों, आप लोग के टेबल के सामने देखिए कुछ तत्वों के संकेत रखे हुए हैं। आप इन्हें देखकर पहचानने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे तो ये ऑक्सीजन है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसी तरीके से क्लोरीन। आप लोग भी पहचानने की कोशिश कीजिए। यहाँ नीचे देखेंगे तो ये CO3 यानी कि ये कार्बोनेट है, ये यौगिक है बच्चों। एल्युमिनियम तत्व है, नाइट्रेट NO3 ये फिर से पुनः एक यौगिक है, एंड कॉपर यहाँ पर यह तत्व है। और इस साइड में इन तत्वों और यौगिकों के कुछ संयोजकता लिख के रखा हुआ है, जैसे देखिए 1, 2 और 3। तो इन तत्वों और यौगिकों और उसके संयोजकता से हम आज यौगिक सूत्र कैसे लिखते हैं इसको सीखेंगे। मान लीजिए कि आपको दिया गया है मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र लिखने के लिए, तो बच्चों आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप तत्वों में से मैग्नीशियम को लेंगे और मैग्नीशियम को अलग करेंगे। और क्या है बच्चों? क्लोरीन है, तो हम क्लोरीन लेंगे। देख रहे हैं आप? तो ये आपने मैग्नीशियम और क्लोरीन ले लिया। अब मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है? 2। तो हमने यहाँ से 2 वाले कार्ड को यहाँ उठा के रखा मैग्नीशियम के नीचे। और क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है बच्चों? 1, इसलिए हमने 1 को रखा। अब हम लोग को रासायनिक सूत्र लिखने के लिए इनको तिरछा गुना करना है। कैसे करना है बच्चों? तिरछा गुना, जिसको कि क्रिस क्रॉस कहते हैं। यानी मैग्नीशियम का गुना 1 से करेंगे और क्लोरीन का गुना 2 से करेंगे। और इस प्रकार से आप देखेंगे बच्चों कि एक नया मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, आप इसे देखिए, मैंने गुना करके लिखा है। मैग्नीशियम का 1 से गुना हुआ और क्लोरीन 2 से गुना किया, इसलिए इनका सूत्र बन के आया MgCl2। इस प्रकार से आप मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र आसानी से लिख सकते हैं। इसी तरह से बच्चों हम कुछ और भी अन्य यौगिकों का सूत्र लिखने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। देखते हैं आप इसमें कितने अपने आप को सक्षम पाते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड का लिखना है सूत्र, तो क्या करेंगे? पुनः हम लोग यहाँ से कैल्शियम और ऑक्सीजन को लेंगे, इसको यहाँ लगा देते हैं फिर से। और कैल्शियम ऑक्साइड लिखना है तो हमने कैल्शियम ले लिया, और क्या है? ऑक्साइड, तो हम ऑक्सीजन ले लेंगे। अब बच्चों कैल्शियम का संयोजकता कितना है? 2, तो हम उठा के 2 रख लेंगे इसके नीचे। और ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी है? 2, तो इसे भी मैंने उठा के रख लिया। अब ध्यान दीजिए बच्चों, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, आप इसको CaO है, इसलिए इसको इस साइड भी रखेंगे तो आपको ज़्यादा समझने में आसानी होगी। और फिर से पुनः यहाँ क्या करना है? तिरछा गुना करना है। तो ऑक्सीजन को 2 से गुना होगा और कैल्शियम 2 से गुना होगा। इस प्रकार से जब दोनों 2 से गुना कर देंगे तो Ca2 और O2 होगा। परंतु जब दोनों तत्वों की संयोजकता समान होती है तो उन संयोजकता को हम लोग नहीं लिखते हैं। इसलिए
कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र निकल के यहाँ पर आपको देखिए CaO आएगा। यहाँ पर बच्चों कैल्शियम का 2 और ऑक्सीजन का 2 जो गुना करने के बाद आया था, उन चूँकि दोनों की संयोजकता समान है इसलिए उन दोनों की संयोजकता को हम नहीं लिखेंगे और रासायनिक सूत्र बन के आएगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इस प्रकार से आपने 2 अलग अलग देखा। एक और एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से अन्य तत्व कॉपर नाइट्रेट का हम लोग फॉर्मूला लिखने का कोशिश करेंगे। तो पुनः शुरू करते हैं हम लोग कॉपर नाइट्रेट। तो कॉपर नाइट्रेट के लिए बच्चों क्या चाहिए, हमें सबसे पहले कॉपर चाहिए। तो हमने कॉपर को ले लिया उठा के, देखिए आप कॉपर को हमने यहाँ पर रख लिया। और क्या चाहिए, नाइट्रेट चाहिए। तो इसमें से नाइट्रेट उठा के लाया हमने और इसको नाइट्रेट को यहाँ रखा। देख रहे हैं बच्चों, अब कॉपर की वैलेंसी 2 है बच्चों और नाइट्रेट की 1 है। आप ध्यान देंगे कॉपर 1 वैलेंसी में भी रहता है और 2 वैलेंसी में रहता है, परंतु कॉपर नाइट्रेट में कॉपर की वैलेंसी 2 है इसलिए 2 को यहाँ रखेंगे और नाइट्रेट की वैलेंसी 1 है इसलिए 1 संयोजकता को यहाँ रखेंगे। अब पुनः हम क्या करेंगे, तिरछा गुना करेंगे। तो कॉपर को 1 से गुना करेंगे और नाइट्रेट को 2 से गुना करेंगे। तो इस प्रकार से आप अगर रासायनिक सूत्र लिखेंगे तो इस तरीके से तिरछा गुना करने के बाद आप कॉपर को 1 से गुना करेंगे और 1 छुपा हुआ है बच्चों उसे नहीं लिखेंगे और नाइट्रेट को 2 से गुना करेंगे। अब यहाँ नाइट्रेट पूरा एक यौगिक है इसलिए नाइट्रेट को हमने ब्रैकेट में रख दिया और उस ब्रैकेट के बाहर 2 दिया। इस प्रकार से हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। रासायनिक सूत्र हम लिख लिए कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का होल 2। इसे कैसे पढ़ेंगे बच्चों, कॉपर अलग है इसलिए उसे कॉपर Cu से लिखेंगे और नाइट्रेट एक साथ है इसलिए NO3 लिख के उसे ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे और उसके बाहर 2 लिखेंगे। इस प्रकार से CuNO3 का होल 2 इसे पढ़ा जाता है और ये कॉपर नाइट्रेट का हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। अब एक और फॉर्मूला हम लोग सीखते हैं बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट का। तो कैल्शियम के कार्बोनेट लिखने के लिए हमें कैल्शियम लिखना होगा और कार्बोनेट लिखना होगा, लेना होगा। और कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है बच्चों, कैल्शियम की वैलेंसी 2 है इसलिए हम 2 लिखेंगे यहाँ और कार्बोनेट की भी वैलेंसी 2 है। तो फिर से यहाँ तिरछा गुना करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट को, कैल्शियम 2 से गुना होगा और कार्बोनेट 2 से गुना होगा और दोनों 2 जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यों कैंसिल होंगे, क्योंकि दोनों की वैलेंसी समान है। अब इसे हम इस तरीके से CaCO3 के साथ लिखेंगे। यहाँ पर कैल्शियम है और CO3 कार्बोनेट है। तो इस प्रकार से हमने कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र CaCO3 लिखा। अब एक एल्युमिनियम क्लोराइड का लिखना है हम लोगों को। तो एल्युमिनियम क्लोराइड जैसा कि नाम से पता चल रहा है इसमें एल्युमिनियम होगा और क्लोरीन होगा। तो सबसे पहले हम एल्युमिनियम लेते हैं, एल्युमिनियम और क्लोरीन लेंगे। अब एल्युमिनियम की वैलेंसी है, एल्युमिनियम की वैलेंसी है 3। वैलेंसी आपको याद रखना होगा बच्चों, पहले भी मैंने आप लोग को वैलेंसी निकालना सिखा दिया है और आगे के प्रश्न अभ्यास जब हम सीखेंगे उसमें भी मैं आपको एक बार पुनः वैलेंसी निकालना सिखाऊंगा। वैलेंसी यानी कि संयोजकता निकालना। तो एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 हो गई और क्लोरीन की वैलेंसी 1 हो गई और हमें फिर से क्या करना है, यहाँ पर तिरछा गुना करना है। तो एल्युमिनियम को 1 से गुना करेंगे और क्लोरीन को 3 से गुना करेंगे। इस प्रकार से जब हम गुना करके देखते हैं तो यहाँ पर फॉर्मूला निकल के आता है AlCl3। ये एल्युमिनियम क्लोराइड का हमारा रासायनिक सूत्र हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों आप अपने घर पर अलग अलग कार्ड बनाकर उसमें तत्वों के नाम लिखिए और कुछ कार्ड पर संयोजकता को लिख लीजिए और आप खेल खेल में संयोजकता के सहायता से किस प्रकार से विभिन्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखते हैं आप आसानी से सीख सकते हैं। इसे बहुत ज़्यादा रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इसे खेल खेल में सीख जाएंगे। तो अभी आपने गतिविधि देखी बच्चों,
और इन गतिविधि देखने के बाद आप बता सकते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होगा। जैसा कि देखिए यहाँ पर आपके लिए मैंने इन सभी को लिख दिया है। यहाँ पर सारे तत्वों के रासायनिक सूत्र लिखे गए हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2, कैल्शियम ऑक्साइड का CaO, कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का Hal2, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, कैल्शियम कार्बोनेट CuCO3। बच्चों, आप लोग को और भी रासायनिक सूत्रों के अभ्यास करना होगा। किताब में अलग अलग जगह दिए गए रासायनिक सूत्रों के नाम को और उनके संकेतों को ध्यान से पढ़ेंगे। आपको आगे इस तरह के और भी बहुत सारे रासायनिक यौगिक मिलेंगे और उनके सूत्र लिखना अगर आप सीख जाते हैं तो आपको आसानी होगी पढ़ने में और समझने में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों के नाम दीजिए। पहला है बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना जिसमें कैल्शियम और ऑक्सीजन शामिल है। इसमें दो तत्व हैं, कैल्शियम है और ऑक्सीजन है। CaO कली चूना है और जब इसे पानी में डाल देते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट में फिर बदल जाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और आगे ये जो रिएक्शन करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाता है। तो कैल्शियम और ऑक्सीजन जो है वो बुझा हुआ चूना में विद्यमान है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड में हाइड्रोजन और ब्रोमीन दो अलग अलग तत्व विद्यमान हैं। बेकिंग पाउडर, जिसे कि हम लोग खाने वाला सोडा कहते हैं, इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और इस बेकिंग पाउडर में सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन तथा ऑक्सीजन ये सारे तत्व उसमें विद्यमान होते हैं। पोटेशियम सल्फेट है, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है बच्चों, इसमें पोटेशियम होगा, सल्फर होगा और ऑक्सीजन, यानी कि पोटेशियम सल्फेट में पोटेशियम, सल्फर और ऑक्सीजन तत्व विद्यमान है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि निम्नलिखित पदार्थों के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। बच्चों, जब इस अध्याय को हम लोग पढ़ रहे थे उस समय भी आप लोगों को मैंने मोलर द्रव्यमान निकालना सिखाया था और पुनः अभ्यास में भी मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए दिया गया है। तो अलग अलग यहाँ पर पदार्थ हैं, उनका मोलर द्रव्यमान हमें निकालना है। मोलर द्रव्यमान निकालने से पहले हमें पहचानना होगा कि उसमें कौन से तत्व हैं और उन तत्वों का द्रव्यमान संख्या मालूम होना चाहिए। द्रव्यमान संख्या के लिए एक सारणी दी गई है किताब में। उस किताब के सारणी की सहायता से द्रव्यमान संख्या दिए गए पदार्थों का मोलर द्रव्यमान निकाला जा सकता है। वैसे 1 से लेके 30 तक जितने भी परमाणु संख्या वाले तत्व हैं उनका मोलर द्रव्यमान आपको याद होना चाहिए। तो ऐसा याद रहने से किसी भी पदार्थ जो दिए गए हैं साधारण जो बोलचाल की भाषा में है या जो हमारे किताब में जो आने वाले पदार्थों के नाम हैं उनका हम मोलर द्रव्यमान आसानी से परिकलित कर सकते हैं। आइए देखिए, पहला जो है वह एथाइन है। एथाइन का फॉर्मूला होता है C2H2। यहाँ यानी कि यहाँ पर कार्बन के 2 परमाणु और हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। तो कार्बन का मोलर द्रव्यमान 12 होता है। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 12 गुने 2 प्लस हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान 2 होता है। तो हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान 1 होगा क्योंकि उसके नाभिक में एक ही परमाणु विद्यमान है,
एक ही प्रोटॉन है हाइड्रोजन का। तो इसको कैलकुलेशन करते हैं, परिकलित करते हैं। देखिए अगले स्लाइड में आपको इसका कैलकुलेशन दिखाया गया है कि किस प्रकार से अलग अलग तत्वों को परिकलित करते हैं। देखिए एथाइन को C2H2 से लिखा गया है और इसका मोलर द्रव्यमान जब हम देखते हैं तो 2 गुना 12 किया गया, यानी कि 2 कार्बन के परमाणु हैं इसलिए हमने 2 लिया, और कार्बन का एक परमाणु का मोलर द्रव्यमान 12 होता है, इसे 12 से गुना किया गया। और साथ में हाइड्रोजन भी है इसलिए उसके द्रव्यमान को भी हम जोड़ेंगे। तो 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं और उनका द्रव्यमान 1 है, तो 2 गुना 1, जब इसे जोड़ेंगे तो 26 ग्राम आएगा, अर्थात एथाइन का मोलर द्रव्यमान 26 ग्राम है। सल्फर अणु, सल्फर के एक अणु में सल्फर के 8 परमाणु सम्मिलित होते हैं, अर्थात सल्फर के 8 अलग अलग परमाणु मिलकर सल्फर के एक अणु का निर्माण करते हैं। इसलिए सल्फर के अणु S8 का मोलर द्रव्यमान जब हम परिकलित करेंगे तब 8 परमाणुओं के मोलर द्रव्यमान की हमें गणना करनी होगी। इसलिए हमने 8 गुना 32 किया। 32 क्यों किया? क्योंकि सल्फर के एक परमाणु का द्रव्यमान 32 ग्राम होता है। तो यहाँ 8 गुना 32 किए, गुना करने पर 256 ग्राम आया, अर्थात सल्फर के एक अणु का मोलर द्रव्यमान 256 ग्राम है। आगे बढ़ते हैं। फास्फोरस अणु, आपको याद करना होगा बच्चों कि फास्फोरस के एक अणु में फास्फोरस के कितने परमाणु हैं। कुछ कुछ परमाणुओं के कितने परमाणु मिलके उस विशेष तत्व के अणु बनते हैं, उनको आपको ध्यान देना होगा। जैसे सल्फर में 8 परमाणु मिलके एक अणु बनाए, उसी तरह फास्फोरस में फास्फोरस के 4 परमाणु मिलकर फास्फोरस के एक अणु का निर्माण करते हैं, और फास्फोरस के एक परमाणु का द्रव्यमान 31 ग्राम होता है। अतः फास्फोरस के अणु का मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए हमें 4 गुना 31 करना होगा। क्यों? क्योंकि फास्फोरस के एक अणु फास्फोरस के 4 परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। गुना करने पर हमने पाया फास्फोरस के एक अणु का मोलर द्रव्यमान 124 ग्राम होगा। आगे बढ़िए और देखिए कुछ और भी तत्वों के मोलर द्रव्यमान आपको परिकलित करना है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन का एक परमाणु और क्लोरीन का एक परमाणु मौजूद है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के एक अणु में। अब इसका मोलर द्रव्यमान निकालना है, तो हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान जो कि 1 होगा और उसमें जोड़ना होगा क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान जो 35.5 ग्राम होता है। अतः हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान 36.5 ग्राम होगा। इसी प्रकार से बच्चों नाइट्रिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान आपसे पूछा जाएगा। परीक्षा में सिर्फ नाइट्रिक अम्ल दिया जाएगा, आपको HNO3 नहीं भी लिख सकता है। आपको याद रखना होगा कि नाइट्रिक अम्ल का सूत्र HNO3 होता है। अगर आप सूत्र नहीं याद रख पाएंगे तो मोलर द्रव्यमान निकालने में आपको परेशानी होगी। आप कैसे जोड़ पाएंगे कि इसमें कितने परमाणु, कौन कौन से तत्व के कितने परमाणु मौजूद हैं। यदि आप सूत्र याद रखते हैं तो आप आसानी से देख पाएंगे। जैसे HNO3 नाइट्रिक अम्ल, यहाँ साफ साफ दिखाई पड़ रहा है जब आप सूत्र याद रखते हैं। हाइड्रोजन को 1 परमाणु है, नाइट्रोजन के 1 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के 3 परमाणु। बस आप आसानी से फिर गणना कर सकते हैं नाइट्रिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान। हाइड्रोजन के
एक परमाणु का द्रव्यमान 1, उसमें जोड़ देते हैं नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 14 ग्राम, और चूंकि ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं इसलिए 3 गुना 16 ग्राम कर दिए। और इस प्रकार से हमें जोड़ने के बाद 63 ग्राम आता है, अर्थात नाइट्रिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान 63 ग्राम होगा। तो इस प्रकार से बच्चों आपने देखा कि अभ्यास के अंत में जो प्रश्न दिए गए थे वह प्रश्न आपकी समझ के लिए थे। आपने पाठ के पढ़ते समय क्या सीखा, उन्हीं बातों को जांचने के लिए ये प्रश्न दिए जाते हैं। आप पढ़ने के बाद ये प्रश्न करिए, और ये प्रश्न आप अगर कर पाते हैं इसका मतलब हुआ कि आपने पाठ को अच्छी तरीके से समझा है। तो आज के इस लेक्चर में यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास में अगले अध्याय के पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास और उनके प्रश्नों के लेकर हम फिर से आपके साथ समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।